गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन फेडरेशन के बारे में, और इंडियन फेडरेशन के बारे में इंडियन फेडरेशन के बारे में हम लोग बेटा पढ़ रहे थे इंडियन फेडरेशन। और इंडियन फेडरेशन के बारे में मैंने आपको डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बताया, डिवीजन ऑफ द पावर के बारे में मैंने बताया, डिवीजन ऑफ पावर के बारे में मैंने बताया। और मैंने एक्सप्लेन किया कि इंडिया में पावर का डिवीजन कैसे 3 लिस्ट में किया गया था। यूनियन लिस्ट के बारे में मैंने बताया, यूनियन लिस्ट के बारे में मैंने बताया कि 97 सब्जेक्ट थे। इसके बाद स्टेट लिस्ट के बारे में बताया, स्टेट लिस्ट के बारे में मैंने बताया। स्टेट लिस्ट में बेटा कितने थे, इस समय 61 है, पहले कितने थे, 66 थे। और इसके बाद बेटा कॉन्करेंट लिस्ट में कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में मैंने बताया, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बताया कि पहले इस समय 52 है, पहले कितने थे, 47 थे। ये मैंने डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बताया। फिर मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें रिस्पांसिबल है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट रिस्पांसिबल है, इसमें हमारे क्या कहते हैं दोनों गवर्नमेंट रिस्पांसिबल है। कि कॉन्ट्राडिक्शन के केस में हमारी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को फॉर्म में प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी मैंने बताई है, पिछले वीडियो मैंने बता रखी है, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को भी प्रायोरिटी मिल सकती है। तो बच्चों आप हम लोगों को जो पढ़ना है वो स्पेशली पढ़ना है, हम लोगों को बेटा स्पेशली पढ़ना है हमको आज का बेटा रिसिड्यूरी पावर के बारे में पढ़ना था। रिसिड्यूरी पावर के बारे में पढ़ना है कि रिसिड्यूरी पावर क्या होती है। टुडे हम लोगों को स्पेशली पढ़ना है रिसिड्यूरी पावर क्या होती है। और तो बच्चों जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय जो भी हमारे पास सब्जेक्ट अवेलेबल सब्जेक्ट थे कि कौन से सब्जेक्ट में किस गवर्नमेंट को लॉ बनाना पड़ेगा, वो कौन सी गवर्नमेंट लॉ बनाने के लिए ऑथेंटिक होगी, ऑथराइज्ड होगी। क्योंकि हमने बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स फर्स्ट ही कहता है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरी के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि 9 यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करते हैं। तो जो मैंने बताया था कि आपका 28 स्टेट, तो वो मैं बता रहा था कि पावर को डिवीजन किया गया है, सेंट्रल स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन किया गया है। लेकिन प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि जो रिसिड्यूरी पावर है, जो जिस सब्जेक्ट का हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते थे उस समय, उन सब्जेक्ट को हम लोग रिसिड्यूरी पावर कहते हैं। पावर द सब्जेक्ट व्हिच आर नॉट लिस्टेड एनी ऑफ द लिस्ट, जिसका एक्सप्लेनेशन किसी भी लिस्ट में नहीं किया गया है, ना तो सेंट्रल लिस्ट में किया गया है, ना तो स्टेट लिस्ट में किया गया है बेटा। ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग बेटा रिसिड्यूरी पावर कहते हैं। तो द पावर्स व्हिच आर नॉट एक्सप्लेन एनी ऑफ द लिस्ट, नॉट सेंट्रल लिस्ट, नॉट स्टेट लिस्ट, नॉट कॉन्करेंट लिस्ट, तो दोज पावर्स आर दोज सब्जेक्ट आर कंसीडर्ड एज ए रिसिड्यूरी पावर्स, रिसिड्यूरी सब्जेक्ट। तो ये कहा गया जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं कि 1947 या 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ या बना, उस समय 1947 से लेकर के 1946 से लेकर के 1950 के बीच में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस समय किसी ने साइबर क्राइम के बारे में इमेजिनेशन नहीं किया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि साइबर क्राइम होगा और एक अमाउंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, और ये एक क्राइम होगा कि किस तरीके से हमने बिना पर्टिकुलर बंदे को इन्फॉर्म किए हुए उसके पैसे को ट्रांसफर कर लिए। तो ये क्या नाम से ये एक उस समय सब्जेक्ट नहीं था। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनका एक्सप्लेनेशन किसी भी लिस्ट में नहीं किया गया है, ना तो सेंट्रल लिस्ट, ना तो जिसे हम यूनियन लिस्ट में कहते हैं, ना तो स्टेट लिस्ट, ना ही बेटा कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिसिड्यूरी पावर कहते हैं। रिसिड्यूरी पावर आर बेसिकली एक्सप्लेन रिसिड्यूरी पावर आर एक्सप्लेन इन द आर नॉट एक्सप्लेन। तो ये पावर बेटे ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। रिसिड्यूरी पावर आर आल्सो ऑटोमेटिकली इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन बच्चों मैं तुमको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है, लेकिन इनका इतिहास अगर मैं बैकग्राउंड हिस्ट्री देखूं तो इनका बैकग्राउंड हिस्ट्री ये बड़ा मतलब रिसिड्यूरी पावर का कि 1935 के एक्ट में भी 19 एक्ट जब हमारा देश गुलाम था बच्चों, तो उस समय एक्ट आते थे इंग्लैंड से बनते थे। तो 1935 के एक्ट में भी रिसिड्यूरी पावर का एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि 1935 के एक्ट को फेडरल एक्ट भी कहा जाता है। क्योंकि बेटा यहाँ पर पावर का डिवीजन किया गया था, पावर सेंट्रल पावर अलग थी,
सेंटर की पावर अलग थी, सेंटर की पावर अलग थी, स्टेट की पावर अलग थी, स्टेट की पावर अलग थी, स्टेट पावर अलग थी। तो इसमें सेंटर और स्टेट दोनों अपनी पावर को फ्रॉम द बेटा किंग ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड से गेन करते थे, इस वजह से दोनों एक दूसरे के कंट्रोल में नहीं थे। इस ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि जो रेसिड्यूरी पावर थी उनको इन द एक्ट ऑफ 1935 में रेसिड्यूरी पावर पर केप्ट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ना तो उनपे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ला बनाती थी, ना तो उनमें स्टेट असेंबली ला बनाती थी। they were in the hands of the governor general of India who was supreme authority of India। तो इस तरीके से हम लोग का रेसिड्यूरी पावर का इतिहास पढ़े, रेसिड्यूरी पावर का बैकग्राउंड पढ़े कि रेसिड्यूरी पावर कहाँ से आई है। प्रेजेंट टाइम पे जो रेसिड्यूरी पावर है वो इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑटोमेटिकली इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो इस तरीके से ये रेसिड्यूरी पावर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। रेसिड्यूरी पावर का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा कि रेसिड्यूरी पावर क्या है। अब बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि क्या कहते हैं बाकी पार्ट देखें कि इंडिया में क्या इंडिया में बाकी की फीचर्स देखें। तो एक तो डिवीजन ऑफ पावर के बारे में हम कर रहे थे। फिर बच्चों हम लोग देखते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा एक किसी भी फेडरल कंट्री के लिए वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में होना चाहिए। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेटा रिटन फॉर्म में है। हम लोग जानते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के एक असेंबली के थ्रू बनाया गया था जिसमें 389 मेंबर्स स्टार्टिंग में इलेक्ट किए गए थे, लेकिन 285 मेंबर्स ही साइन किए थे एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन ऑन 26 नवंबर 1949 को कितने बिना 285 मेंबर साइन किए थे। क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो 72 मेंबर्स पाकिस्तान के हिस्से से आए हुए थे, इस वजह से वहां चले गए। तो इस वजह से हमारे टोटल मेंबर्स केवल जो साइन किए थे वो 289 मेंबर्स ही साइन किए थे। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। 395 आर्टिकल्स को बेटा किस बुक में 444 या 445 के रूप में दिखाने लगा है, लेकिन हम आपको बता दें बेटा आर्टिकल्स बढ़े नहीं है, उन्हीं ने ABC जोड़ करके उन्हें बढ़ा दिया गया है। तो इस तरीके से आगे कहते हैं इतने आर्टिकल तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटेन है विच इज आल्सो द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। और दूसरी बात जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद इंडिया की जुडिशरी, इंडिया का जुडिशरी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आर आल्सो वेरी पावरफुल एंड दे आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, दे डू नॉट वर्क अंडर द गवर्नमेंट and they are मतलब judges of Supreme Court have their autonomy power. Although they are appointed by the government, but they cannot remove from the post by the government. For them a very specific law which is known as the impeachment process के थ्रू ही उन्हें हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से उनको भी सिक्योरिटी दी गई है और सुप्रीम कोर्ट एक पावरफुल पोजीशन पे है, ये भी है। और इसके बाद बेटा इंडिया में पावर का डिवीजन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हम लोगों ने देख ही रखा है। इसके बाद फाइनेंशियली अथॉरिटी भी इंडिया में दोनों गवर्नमेंट को दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉ इंप्लीमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉ अपने टैक्सेस इंप्लीमेंट करती है। अभी कुछ दिन पहले बेटा जीएसटी के रूप में सारे टैक्सेस को इंक्लूड किया गया, तो उसमें दो तरीके की जीएसटी बनाई गई, एक सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी। तो दोनों गवर्नमेंट के पास अपनी फाइनेंशियल अथॉरिटी भी है। और ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि वी आर सीइंग दैट ऑल द की फीचर्स are features of the federalism. Federalism is applicable in India, in Indian constitution. That's why the reason India is considered as a federal country. although हमने पहले बार बताया कि हमने फेडरेशन वर्ड को यूज करने से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने को कंट्रोल किया है, और हमने हर जगह जहाँ पर फेडरल वर्ड यूज किया जाता है, वहाँ पर हम लोगों ने यूनियन वर्ड यूज किया है। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों का ये है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इसके बाकी के फेडरलिज्म पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।